politics of the United States. There has never been anything like this. They call it a phenomena. You're a phenomena. We're all a phenomena. And we go together. There's nothing that America can't do. नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। अमेरिका के इस एक चौराहे पर इतने रंग हैं जितने पूरी दुनिया में ढूंढने से मुश्किल से मिलते हैं। लेकिन हम वो सभी रंग, वो सभी मुद्दे, वो सभी सवाल आपके लिए समेटेंगे जो अमेरिकी चुनावों से जुड़े हुए हैं। आइए देखते हैं अमेरिकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस पर श्वेत पत्र। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व के लिए एक बार फिर तैयार है। उम्मीदवारों में जोश है, लोगों में उत्साह है, बाजार में हलचल है और दुनिया भर में ये जानने की बेसब्री कि कौन होगा अमेरिका का 45वां राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल के 8 साल पूरे होने वाले हैं और अमेरिकी संविधान का अमेंडमेंट 22 उनको तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं देता। लिहाजा जो दो नाम सामने हैं उनमें डेमोक्रेटिक पार्टी की हिलरी क्लिंटन है और रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप। Hillary, Bob Trump loves America and Hillary's going down, baby. She's going to jail. His own daughter. God bless America. Oh, stop it. Nobody's trying to hear that mess. Nobody's trying to hear that drama. That's just some noise. No good. Oh, take it back to Nancy City and open that. Nah, baby. Avi Kibar, Trump, Sarkar. अमेरिका में करीब 30.5 लाख भारतीय रहते हैं। चीन और फिलीपींस के बाद अमेरिका में तीसरी सबसे बड़ी तादाद भारतीय अमेरिकियों की है, जिसमें करीब 51% हिंदू आबादी है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसका फायदा उठाने की कोशिश की जब उन्होंने भारत, हिंदू और प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपनी चाहत जाहिर कर दी। I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. Big fan. I look forward to working with Prime Minister Modi, who has been very energetic in reforming India's bureaucracy. Great man. I applaud him for doing so. हम जब 30-40 साल पहले बात करते हैं इंडियन अमेरिकन को कुछ मालूम नहीं था क्या सिस्टम है। हमें बहुत खुशी है कि अभी इंडियन अमेरिकन बहुत एक्टिव रोल ले रहे हैं। ट्रंप एक उद्योगपति हैं, हिलरी एक मंझी हुई राजनेता, एक वकील और पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की पत्नी। दोनों ही उम्मीदवारों की शख्सियत चमकीली है, रंगीन है। Although she does have a very nice figure. I've said that if Ivanka weren't my daughter, perhaps I'd be dating her. You know? जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आ रही है, दोनों उम्मीदवारों की टक्कर और भी दिलचस्प होती जा रही है। आंकड़े इस वक्त कांटे का मुकाबला बता रहे हैं। अमेरिकी मीडिया के रिपोर्ट हिलरी को अधिक मजबूत बताते हैं, पर विश्लेषक कहते हैं ये आम जनता की सोच से कोसों दूर है। चकाचौंध में लिपटे अमेरिका की सोच गहरी है। ये चकाचौंध सतही है। इस सतह के नीचे अमेरिका के लोगों की भी चिंताएं वही हैं, यानी अर्थव्यवस्था इन चुनावों में अमेरिका में भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। We will put Americans to work, building and modernizing our roads, our bridges, our tunnels, our railways, our ports, our airports. One of the things I'm going to do, and largely with our great tax plan where everybody's taxes is going down, we're going to grow our economy. 1992 में बिल क्लिंटन ने चुनाव के दौरान कहा था, "It's the economy, stupid." उससे 8 साल पहले यानी 1984 में रोनाल्ड रीगन का भी जनता से यही सवाल था, क्या आप आज आर्थिक रूप से बेहतर हैं या 4 साल पहले थे? अमेरिका में हुए पिछले कई चुनाव आर्थिक मुद्दों पर ही लड़े गए। 2016 में होने वाले चुनावों में भी अगर कोई मुद्दा सबसे ज्यादा अहमियत रखता है तो वो रोजगार और आर्थिक पहलुओं से जुड़ा मुद्दा है। 1992 में व्हेन बिल क्लिंटन वो जब पावर में आया, उसका कैंपेन स्लोगन था इकोनॉमी स्टूपिड। वो आजकल भी बहुत लोग बोलते हैं। हमारा कंट्री में भी व्हेन मोदी जी केम, उनका कैंपेन स्लोगन अगेन इकोनॉमी था। तो इकोनॉमी को लेके सब लोग, इट अफेक्ट्स कॉमन मैन,
इसलिए तो इकोनॉमी का बड़ा इम्पोर्टेंट होता है और ये कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए सभी लीडर्स इसको ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। पिछले 6 राष्ट्रपतियों के कार्यकाल में आर्थिक मजबूती का एक लेखा जोखा तैयार किया जाए तो सकल घरेलू उत्पाद को लेकर कुछ ऐसे आंकड़े सामने आते हैं। 2008 से लेकर अब तक ओबामा के कार्यकाल में अमेरिकी जीडीपी में 15% का इजाफा हुआ। जॉर्ज डब्ल्यू बुश के कार्यकाल में ये इजाफा करीब 17% का था। कार्टर, जिनको सिर्फ एक बार ही 4 साल का कार्यकाल मिला, उनके दौर में ये बढ़त 12% थी। बुश सीनियर में 8% की बढ़त देखने को मिली। रोनाल्ड रीगन के कार्यकाल में सकल घरेलू उत्पाद में 30% का इजाफा हुआ। लेकिन जीडीपी में जिसके कार्यकाल में सबसे ज्यादा उछाल आया वो थे बिल क्लिंटन, जब 35% की बढ़ोतरी हुई थी। आंकड़ों के मुताबिक बराक ओबामा के कार्यकाल में अर्थव्यवस्था में सुधार आया। मंदी के दौर के बाद स्टॉक मार्केट्स में मजबूती आई। इस लिहाज से डेमोक्रेटिक कैंडिडेट हिलरी क्लिंटन के लिए अब ये फायदे का सौदा है, क्योंकि ओबामा का काम उनके प्रचार का हथियार है। हिलरी ने अपने भाषणों में इस बात की ओर इशारा किया कि हालात सुधरे हैं, लेकिन अभी और सुधार की जरूरत है। I am going to stand up and fight for every American because I think if you are the president, that's exactly what you should do every day. हालांकि वॉल स्ट्रीट के किए गए एक सर्वे में 47% डेमोक्रेट्स और सिर्फ 5% रिपब्लिकन्स अर्थव्यवस्था को लेकर आशावादी हैं। नाराजगी इस बात की है कि मंदी खत्म होने के 6 साल बाद ओबामा के दौर में घरेलू आय में उतनी बढ़ोतरी नहीं हुई जितनी उम्मीद थी। First, we have to build an economy that works for everyone, not just those at the top. That means we need new jobs, good jobs, with rising incomes. We need a leader that can bring back our jobs, can bring back our manufacturing. दुनिया के दूसरे देशों में जहां सस्ते काम करने वाले मौजूद हैं और आउटसोर्सिंग एक चुनौती है, वहां अमेरिका के युवाओं के लिए रोजगार का इंतजाम करना दोनों उम्मीदवारों के लिए एक चैलेंज है। रोजगार के क्षेत्र में भी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपतियों का रिकॉर्ड तकरीबन एक सा ही रहा है। बिल क्लिंटन के कार्यकाल में रोजगार में 21% का इजाफा हुआ, जबकि रीगन के कार्यकाल में ये बढ़त 17% थी। जिमी कार्टर के कार्यकाल में ये बढ़त 12% थी। अगर उनको दूसरा कार्यकाल मिलता तो वो इस क्षेत्र में शायद सबसे आगे होते। बुश सीनियर और बुश जूनियर रोजगार पैदा करने के मामले में दूसरे राष्ट्रपतियों से पीछे रहे। रोजगार के क्षेत्र में सबसे खराब हालात में सत्ता संभाली बराक ओबामा ने, जब पूरी दुनिया में मंदी का असर था। ओबामा के 8 साल के कार्यकाल में रोजगार के क्षेत्र में 7% की बढ़ोतरी हुई। सबसे पुरानी विश्व शक्ति होने के फायदे हैं तो नुकसान भी है। दरअसल दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पर आकर यहीं पर बस जाना चाहते हैं। चुनावों में ये मुद्दा भी बड़ा है और जो दोनों उम्मीदवार हैं उन दोनों की अपनी अपनी और बिल्कुल अलग सोच इस मामले में है। We have to have strong borders. We have to keep the drugs out of our country. Right now we're getting the drugs, they're getting the cash. Bringing undocumented immigrants out from the shadows, putting them into the formal economy will be good. अमेरिका में अवैध अप्रवासी नागरिकों की बढ़ती तादाद का मुद्दा सिर्फ उम्मीदवारों के लिए ही नहीं बल्कि वोटरों के लिए भी अहम है। बढ़ती आबादी के बीच दूसरे देशों से गैर कानूनी तरीके से आए लोगों का अमेरिका में बस जाना न सिर्फ अमेरिकी नागरिकों के लिए रोजगार की मुश्किलें खड़ी करता है बल्कि अपराध और आतंकवाद का खतरा भी पैदा करता है। ऐसे में किसी भी नए राष्ट्रपति के लिए इस मुद्दे पर साफ नीति होना बेहद जरूरी है। एक रिसर्च के मुताबिक करीब 60% वोटर कहते हैं कि वो इमिग्रेशन को ध्यान में रखकर ही वोट देंगे, जबकि 20% वोटरों का कहना है कि वो उसी को वोट देंगे जो इमिग्रेशन पर साफ-साफ बात करेगा। हिलरी क्लिंटन इमिग्रेशन कानून में सकारात्मक बदलाव चाहती है। वो चाहती है कि नीतियां ऐसी बने कि जरूरत पड़ने पर बाहर से आए लोगों को नागरिकता भी दी जाए। वहीं रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप की राय हिलरी से बिल्कुल अलग है। मेक्सिको से आकर बसे लोगों को ट्रंप ड्रग तस्कर कहते हैं। ट्रंप चाहते हैं कि मेक्सिको से आए गैर कानूनी अप्रवासियों को रोकने के लिए बॉर्डर पर एक दीवार बननी चाहिए और अप्रवासी मुसलमानों की एंट्री पर रोक लगनी चाहिए। ट्रंप मानते हैं कि किसी भी अप्रवासी से पहले रोजगार पाने का अधिकार अमेरिकी नागरिकों का है। Build
that wall. Build that wall. Gonna be built. Who's gonna pay for the wall? Mexico, 100%. अवैध इमिग्रेशन कई ऐसे सवाल खड़े करता है जिन पर अमेरिका के होने वाले नए रहनुमाओं का सोचना जरूरी है। मसलन, क्या अवैध निवासियों को स्वास्थ्य सेवाओं में छूट मिलनी चाहिए? क्या अवैध निवासियों से अमेरिका में पैदा हुए बच्चों को अमेरिकी नागरिकता मिलनी चाहिए? क्या हुनरमंद अवैध निवासियों को वर्क वीजा दिया जाना चाहिए? जाहिर है, जो उम्मीदवार इन मुद्दों पर स्पष्ट राय देगा, जनता के वोटों का हकदार वही होगा। रोजगार पे तो एक तरफ से दबाव है कि रोजगार अमेरिका वापस आना चाहिए, कि अमेरिका का काम जो अमेरिका से बाहर दूसरे देशों को गया है, जैसे कॉल सेंटर्स का काम है फॉर इंस्टेंस, वो वापस अमेरिका को आना चाहिए। एक तो ये दबाव है। दूसरा ये दबाव है कि जो लोग बाहर से आकर और अमेरिका के लोगों का रोजगार छीन लेते हैं, उन पर रोक लगनी चाहिए। अमेरिका में गन कल्चर हमेशा से एक बड़ा मुद्दा, एक बड़ी समस्या रही है, लेकिन इस वक्त जिस तरीके से उसे डील किया जा रहा है, इस वक्त जिस तरीके से दोनों पार्टियों की तरफ से, दोनों उम्मीदवारों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो इस मसले को सुलझा सकते हैं, बहुत बड़ा सवाल उससे जुड़ गया है। क्योंकि हाल के सालों में जितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है, इसकी वजह से जितना आतंक फैला है, उसे लेकर बहुत ज्यादा चिंताएं हैं। सुरक्षा अमेरिकी चुनावों में एक बड़ा मुद्दा है। 2016 में FBI के किए गए एक सर्वे के मुताबिक दुनिया भर में होने वाली बड़ी गोलीबारी की घटनाओं में 1/3 अमेरिका में होती है। अमेरिका में रहने वाले करीब 27 करोड़ आम नागरिकों के पास बंदूकें हैं। सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो ये वाकई चिंता की बात है। यानी अमेरिका दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा लोगों के पास कानूनी रूप से हथियार हैं। गन कल्चर और अपराध अमेरिकी सभ्यता की विशेष पहचान है। अमेरिका में हिंसा अत्यधिक है। वहाँ के कानूनों ने इतनी ढील दे रखी है कि चलते रास्ते खिलौने की तरह लोग बंदूक खरीद लेते हैं, घरों में बंदूक रखते हैं, चलते हैं, कहीं जाते हैं तो हाथ में बंदूक रखते हैं और उनको कोई रोकने वाला होता नहीं है। इसीलिए आप देखते हैं कि अमेरिका में ऐसी हिंसा होती है कि जिस पे हमको तरस आता है। एक रिसर्च के मुताबिक सिर्फ 2016 में ही अमेरिका में गोली चलने के छोटे बड़े 46,117 वाकये हो चुके हैं। इसमें 11,842 लोगों की मौत हुई है, 24,611 लोग जख्मी हुए। इनमें 554 बच्चे शामिल थे और 2,518 युवा। इसी साल अब तक मास शूटिंग की 307 वारदात हुई है। He needs to take responsibility for his actions. हिलरी और ट्रंप की राय इस मुद्दे पर भी बिल्कुल जुदा है। जहां हिलरी हथियार खरीदने से पहले बैकग्राउंड चेक की बात करती है, ट्रंप का मानना है कि ऐसी किसी भी जांच की कोई जरूरत नहीं। अलबत्ता अगर हथियार के लिए किसी एक राज्य का लाइसेंस है तो वो पूरे देश में मान्य होगा। ब्रेक के बाद बताएंगे किस उम्र और किस वर्ग के लोग किस उम्मीदवार के साथ खड़े हैं।